बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दास्तान रंगबू के मोअज़्ज़ज़ क़ारीन की खिदमत में एक नया नावल जन्नत के पत्ते पेश किया जा रहा है, जिसकी मुसन्निफ़ा निमरा अहमद हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था और वो बेड पे कोहनियों के बल ऊंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी देर हथेली रख के दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े हुए थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी उनमें, और चेहरा मलाई का बना हुआ लगता था, सफ़ेद साफ और चिकना सा। वो उसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई दूसरा सफ़ा खुला तो उसकी मुतहरिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा सा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार करते हुए उसी मुज़तरिब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाईं तरफ से फिसलती हुई लटों को पीछे किया। चंद सेकंड बाद सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई। उसके बालों की चंद लटें फिसलकर चेहरे के सामने आ गई। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं, लब ज़रा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में कि जो वो पढ़ रही है बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके ज़हन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। उसका फ़ोन साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल करने लगी। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा सा इर्ताश पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शौक़ी से चहकी। कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। उसने आदतन अपने बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गेस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकाल कर बेड क्राउन से टेक लगाकर कहा। फिर उसने टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की शादी भी नहीं। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोल कर सुनो। तुम वो आर्मिड्यूस एक्सचेंज प्रोग्राम हम याद है ना, जिसके लिए हमने अप्लाई किया था। कैन यू बिलीव इट ज़ारा, यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। दूसरी जानब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा। अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा स्क्रीन को गौर से देखा, जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई थी। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था ना, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद कर दिया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने सुबानजी को नेट पर देखा था, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफसार पर वो फिर से बोली, बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज़ को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सांची में लड़कियों को हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। इधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्कर करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेती। उस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कदे-आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली थीं। शायद उसका वहम था। वो सर झटककर फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हो गई। बाबा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक्स गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी। परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बास बिन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में तो सुबीन भुप्पो रहती है ना, तो वो मान गए। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रहीं। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दिलावर भाई की मेहंदी है ना, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारी कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं, ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात बोलने के बाद उसने फ़ोन तकिए पर उछाल दिया। फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लॉन्च खामोशी में डूबा हुआ था। हिया ने आहिस्ता से अपने कमरे का बंद दरवाज़ा खोला। नंगे पाँव चलते लॉन्च से किचन में आई। क्या कमीज़ और खुले ट्राउज़र में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई तो सारी बत्तियां जल उठीं।
उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को आगे झुकी। झुकने से बाल फिसलकर सामने आ गए। हया ने नरमी से उनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में उंडेलने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल भी वहीं रख कर आगे आई। वो सफ़ेद अध खिले गुलाबों का बुके था, साथ एक सफ़ेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे उसको सूंघा। दिलफरेब ताजगी भरी महक उसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन जहाँ रख गया। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उसके पते वाली जगह पर हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता ना था, बस कुरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर एक रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी। उसको तो कभी किसी ने फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था। उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। उसमें एक मोटा कागज़ था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, ना कोई कीर ना डिज़ाइन। बस उसके वस्त में 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू सुबानजी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था। भला ख़त भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं सुबानजी जा रही हूँ। ख़त पर तो एक रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को एक दिन पहले कैसे पता चल गया। अगर ज़ारा को उसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये ख़त सुबानजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उस पर लोकल कोरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये। वो पानी का गिलास वहीं स्लैब पर रखकर बुके उठाकर सोचती ही अपने कमरे में चली गई। उसने लॉक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पास ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हो गई। या मुझे तो कोई मेल नहीं आई। ज़ारा ने अध खुले गेट को धकेलकर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी उसमें भी मेरा नाम नहीं है, और मेरा सिर्फ तुम्हारा नाम है हमारे डिपार्टमेंट में से। और एनवायरमेंटल साइंसेज की एक लड़की खदीजा का नाम है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाकई अफसोस हुआ था। उसकी ज़रा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी। ज़रा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दिलावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ। उसने गाड़ी पर कोहनी टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज़ और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज़ का दामन टखनों से ज़रा ऊपर था। हमरंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फ़ौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर बताया। वैसे तुम्हारे सख्त आया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था। ज़ारा से उसकी मुलाकात ज़्यादा नहीं होती थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्काफ तक है, ऐसे वैसे नहीं है। वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाए में था। घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता गेट पर हॉर्न दिया करती थी। अब भी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न दिया तो चंद लम्हों बाद इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज़, ट्राउज़र और हमरंग दुपट्टा सीने पर फैलाए, चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो ज़ारा। हेलो हया। वो चहकती हुई कहकर बैठ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। उसने रुख मोड़कर उसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है। तभी हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, उसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना, उसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादिबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले ही एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीनें नहीं रखने दी। हया की भी तो आधी आस्तीनें हैं। मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं हैं। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। उसने कोफ्त छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी हैं, मगर पूरी आस्तीन के ब्लाउज़ के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी। वो मुँह बसूरते हुए फिर शुरू हो गई। हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गई। जो गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाएं। बहुत देर बाद ऊंची हील उसकी नज़रों में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकालकर उसके सामने किया। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठा था और वो दोनों काउच पर बैठी थी।
पहना दूँ मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे होंगे, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसे यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी उसके हाथ से मस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। उसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम उसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ है और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ रखा है जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटू को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का? लड़के ने फातहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी पकड़ेगी। हमने पड़े सदके के बॉक्स में डाल दिए। वो बेनियाजी से शॉपर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेख्तियार कहका हल्काया। उस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था कि इसकी शक्ल पर शॉप में पड़े सारे जूते दे मारूं। पता नहीं हमारी ज़हनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली दफ़ा लड़की देखी हो। वो तनफ्फुर से नाक कोटती गुस्से से सीढ़ियाँ उतर रही थी जब करीब ही से आवाज़ आई, इतना बन संवर के बाहर मत निकला करो बीवी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक मुअम्मर खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटी हुई नागवारी भरींगा उस पर डालकर ऊपर सीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा उसको कोनी से थामे वहाँ से ले आई। तभी इरम सामने से आती हुई दिखाई दी। उसका सीने पर फैला हुआ दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था। उसने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी, शायद वो इसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए ही आई थी। मेट्रो से वो स्कोप चली आईं ताकि कुछ खा पी लें। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी, जो वो बेटे की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले आऊँ। इरम झपट कर बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थपेड़ा अंदर आया, मगर इतनी सर्दी में स्लश पीने का अपना ही मज़ा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने सबको घेरा हुआ था। इरम खासी कॉम्प्लेक्स लगती है। इरम दूर हो गई तो ज़ारा उसकी तरफ मुड़ी। और तुम उसके कॉम्प्लेक्स को हवा दे रही हो। वो उल्टा उसी पर खफा हुई। ताया फुरकान सिर्फ स्काफ की सख्ती करते हैं, वो बस इस बात पर खुद तरसी का शिकार है और तुम भी उसका साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी। अब उसको भी यही समझाना है कि हम की खुद तरसी से बाहर निकल आए। वेटर हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ आ चुका था। तुम्हें याद है ज़ारा, जब पिछले साल यूनिवर्सिटी वालों ने हमें तुर्की के ट्रिप की आस दिलाई थी और आखिर में आकर सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर करके शीशा ऊपर चढ़ाकर वो याद करने लगी। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी, कभी सोचा भी ना था कि जा सकूंगी। उसकी आवाज़ में झरने की खुशी दर आई। ज़ारा और वो एलएलबी के 5वें साल में थी। उसका 7वें सेमेस्टर का दरमियान था जब यूरोपियन यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसके तहत यूरोपिया और एशियाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तबादला होगा। जब दरख्वास्त देने की बारी आई तो उसको तुर्की की सबांजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा। फिर एक हस्पानी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई किया। आखिर सबांजी ने उसका इंतखाब कर लिया। 7वां सेमेस्टर पूरा करके उसको 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहाँ उसके मज़ामीन तो ना थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। तो 5 माह के लिए वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी मज़मून पढ़ सकती थी। फिर पाकिस्तान वापस आकर 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा आए हया, कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हमसफ़र तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाए। हमसफ़र कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़कियाँ सबांजी जा रही हैं और फिर हम ठहरी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालियाँ। और खदीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, उससे कोई बात हुई? वेटर ने शीशा बजाया तो हया ने शीशा नीचे किया। नहीं, खदीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। उसने स्लश के ग्लास पकड़े, ज़ारा का उसको थमाया, इरम का डैशबोर्ड पर रखा। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना भूल गई, उसके इल्म में ना रहा। दफातन ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या हुआ? आवाज़ ख़राब है, 1 मिनट। ज़ारा के फ़ोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो स्लश का ग्लास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई। या अपने ग्लास से छोटे छोटे सिप लेते हुए विंड स्क्रीन से बाहर ज़ारा को देखने लगी। अब वो दूर दरख्त के पास खड़ी बात कर रही थी। हेलो माई ब्यूटी, कोई एकदम से उसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। वो डर कर उछली, ज़रा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा हुआ चेहरा, आई शेडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जूड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोनू, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डोली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबुएं उठ रही थीं। उससे कराहत सी आई। अच्छा सोनू, ज़रा बात तो सुनो। उसने चेहरा और झुकाया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हया ने स्लश का भरा हुआ ग्लास उसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठहर बर्फ मुंह पर गिरी तो वो बिलबिला उठा। उसने फुर्ती से शीशा ऊपर चढ़ा लिया। सुनो जी, वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा।
बंद शीशे की वजह से उसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गा रहा था। कँपाते हाथों से उसने इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहाँ से निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने आकर रुकी और पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्तों के पास डोली नामी ख्वाजा असरा अभी तक वहीं खड़ा था। उसके पीछे नहीं आया था। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसे बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई। कहाँ रह गईं ये दोनों? उसने झुंझलाकर कान पर हाथ रख दिया, फिर गर्दन मोड़कर देखा। वो अभी तक वहीं उसको देख रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए मेरे सोने रब दे हवाले।